अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पर किसी न किसी अमेजिंग सीईओ को आपसे ज़रूर मिलवाते हैं और उनसे जुड़े मुख्तलिफ मसाइल के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन आज उन मसाइल का हल ढूंढने के लिए हमारे साथ एक लॉ एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि लॉ का क्या ताल्लुक है बिजनेस से, लेकिन आज आपको इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में ये पता चल जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है टू ब्रिंग अ लीगल एडवाइज़र टू योर बिजनेस बिफोर एस्टैब्लिशिंग दैट। और इसी के लिए जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं एंड हिज स्पेशलिटी इज़ साइबर क्राइम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। You are very warm welcome to the show as well. But the first thing I need to ask is this कि हम अक्सर देखते हैं कि लॉयर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन साइबर क्राइम में आपकी लॉ एक्सपर्टीज़ का क्या बुनियाद है एंड हाउ डिड इट स्टार्टेड ऑफ? डॉक्टर साहब, बेसिकली फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो थी वो लॉ से रिलेटेड थी। सारी फैमिली सारी ऑलरेडी इस प्रोफेशन के अंदर थी। वालिद साहब ने एक बहुत लंबा अरसा जुडिशरी में सर्व किया और एज ए सेशन जज रिटायर्ड हुए। और जब मैं इस फील्ड में आया तो उससे पहले जो जर्नी थी वो काफ़ी डिफरेंट जर्नी थी। फर्स्ट आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम DPS मॉडल टाउन, देन मैंने FSc प्री इंजीनियरिंग की फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, देन आई डिड BBA ऑनर्स फ्रॉम IBA। सो मेरी जो जर्नी थी वो लॉ की तरफ आने से पहले मुख्तलिफ जगहों पे होती हुई, और फिर देन आई केम इनटू लॉ, LLB किया, फिर LLM किया। तो लॉ को बेसिकली ऑप्ट करने की जो सबसे बड़ी वजह थी, एक तो ऑब्वियसली फैमिली से आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी आपके पास इंस्पिरेशन होती है कि मैं इस तरफ जाऊं। बट अदर देन दिस मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन मुझे मेरे नज़दीक था बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत बचपन में ही जब मैं अपने वालिद साहब, मेरे जो चचा हैं वो भी लॉयर हैं, तो मैं उनके दरमियान जब गुफ्तगू सुनता था लॉ पॉइंट्स के ऊपर, तो एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। फिर मैं अगर कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ता था तो मुझे उन खबरों को पढ़ने का ज़्यादा शौक़ होता था जो अदालती खबरें होती थी, कि क्या हो रहा है, क्या सज़ाएं हो रही हैं, किस केस में क्या बना है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत फॉलो करता था शुरू से ही। तो इस प्रोफेशन में तो एक तो मैं अपने वालिद साहब को देखते हुए आया, फिर मैंने अपने चचा को भी देखा। ही वॉज ऑल्सो एक्स प्रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ सियालकोट, ही वॉज ऑल्सो एक्स चेयरमैन। सो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन में अगर मैं आता हूँ तो इट विल बी अ वेरी गुड प्रोफेशन। दूसरे नंबर पर जब मैं इस प्रोफेशन में आया, अब उसके बाद जो मेरी जर्नी थी वो ये थी कि मैंने आई जॉइंड द चैम्बर ऑफ शाहिद इकराम सदीकी साहब। ओके, इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से कि सबसे बड़ा नाम है बैंकिंग की प्रैक्टिस के अंदर। ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर, और उनके चैम्बर को ज्वाइन किया। उनके पास मैंने बैंकिंग लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम सीखा और उनसे समझा, और काफ़ी अर्सा उनके साथ मैंने काम किया। और वहाँ से मुझे बहुत सारी जो मेरी जो लीगल साइड थी वो मैंने काफ़ी हद तक उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ नोइंग हाउ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने वहाँ सीखी, दैट वाज द डिसिप्लिन, कि सुबह 8 बजे आना है और रात को 8 बजे जाना है। एग्जैक्टली, ये these are the things जो आपकी कोर होती हैं। और इवन मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने वहाँ से ये चीज़ भी सीखी कि अगर आपके हाथ में फ़ाइल है तो आपने उस फाइल को पकड़ना कैसे है ताकि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुमे ना। तो ये सब चीज़ें जो थी मेरी वहाँ से शुरुआत हुई थी। और फिर एक्चुअली होता ही है कि 2016 में ये साइबर लॉज आते हैं और इनका एक बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। और 2017 में ऐसे ही एक दोस्त थे, तो उनका एक मैटर था जिसको उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा साइबर रिलेटेड मैटर है, आप इसको देखें। और दैट पर्टिकुलर पर्सन फैसलाबाद के वो रहायशी थे, वो मेरे दोस्त जो थे, और उस वक्त एक ही कोर्ट होती थी और वो लाहौर में होती थी साइबर क्राइम की। अब तो खैर हर एक इलाके में उन्होंने कोर्ट बना दिया जिस जगह पे साइबर क्राइम का स्टेशन मौजूद है। तो उस केस में जब मैंने अपीयर होना स्टार्ट किया तो मेरी नेचुरली, क्योंकि मुझे IT जानने का भी थोड़ा शौक़ था, ये क्या होती है और ये क्या आगे, क्योंकि फ्यूचर वो था, तो मैंने इसमें अपना एक इंटरेस्ट डेवलप किया। और मेरा आज भी जो इंटरेस्ट मोर फोकस है वो मैं लिटिगेशन से ज़्यादा पसंद करता हूँ इसको पढ़ाने को, इसको लोगों की हेल्प आउट करने को, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो जगह है ना, यहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। बाकी हमारे पास हर अवेयरनेस है, हमें सारा कुछ पता है कि हमने
सोशल मीडिया पे क्या करना है, हमने लगाना क्या, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके रेपरकशंस क्या हैं। एग्जैक्टली तो मतलब राइट्स हमें ज़रूर पता है, लेकिन जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो वो होते ही तब हैं जब बिजनेसमैन को या फिर एंटरप्रेन्योर्स को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट कि बिकॉज हम बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, बिजनेस पर्सनस की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, सो उनकी कौन से ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो कि वोलेट करना साइबर क्राइम माना जाता है? देखिए, आजकल जो बिज़नेस चल रहा है वो मोस्टली बिज़नेस है, इस वक्त सारे का सारा बिज़नेस ट्रांसफ़र हो चुका है हमारी पेपर वर्क से, वो जा चुका है हमारे कंप्यूटर्स की तरफ, कंप्यूटर से वो जा चुका है लैपटॉप्स की तरफ, लैपटॉप से अब ज़्यादा आसानी ये है कि अब लोग मोबाइल से भी ईमेल्स कर रहे हैं, फाइल्स तैयार कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त जितने बिज़नेस इंडस्ट्री है उसके पास जो काम करने के लिए एक एम्प्लॉई आता है वो अपने एम्प्लॉय से ही सिक्योर नहीं है। वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है मैं बता देता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के काम उनके साथ हो सकते हैं। एक तो वो ये कर सकता है कि वो उनका जो प्रिविलेज डाटा है वो शेयर कर दे उनके कंपैटिटर के साथ, वो उनके कस्टमर्स की डिटेल्स शेयर कर दे उनके कंपैटिटर्स के साथ। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे भी और जिनमें मैं बीइंग ए लॉयर पेश भी हुआ, जहाँ पे लोगों का जो डाटा था, अगर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, इनका तो डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी भी कंपैटिटर के पास चला जाए तो इनका सारे का सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो सकता है, आइडिया आपका चोरी हो गया ना। पूरा आपका आइडिया चोरी हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिनके पास कस्टमर्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, सिर्फ उन तक ही उस प्रोडक्ट की सप्लाई जाती होती है। जब उन कस्टमर्स के बारे में जो एक कंपैटिटर होता है उसको बगैर किसी रिसर्च के, बगैर कुछ किए वो सारा डाटा मिल जाता है, तो और स्पेशली प्राइसिंग मिल जाती है कि क्या प्राइसिंग कोट की जा रही थी, उससे कम प्राइसिंग पे वो प्राइस कोट करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो एक एस्टैब्लिश कंपनी होती है उसकी मार्केट डाउन हो जाती है। तो इस केस के अंदर मैं समझता हूँ, एक तो मैं हर कंपनी को, हर बिजनेस को ये कहना चाहूँगा कि आप लीगल एडवाइजर्स को हायर करें, उनकी सर्विसेज लें, उनसे आप एग्रीमेंट्स तैयार करवाएं, आपके और आपके एम्प्लॉय के दरमियान में क्या एग्रीमेंट होगा। होता ये है डॉक्टर साहबा कि हम आमतौर पे एम्प्लॉय से सिर्फ उसकी ये बात पूछते हैं कि आपको सैलरी क्या हम देंगे और आपकी टाइमिंग्स क्या हैं। इसके अलावा हम कभी उससे अपने जो एक रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, हम वो बनाते ही नहीं। बाउंड्रीज नहीं हम सेट कुछ करते हैं। कंपनीज 50-50 साल से काम कर रही हैं और अब आके उनको मसाइल पेश आने शुरू हैं जब वो सब डाटा एक जगह पे कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है और वो अचानक उनको इशू आता है कि जी हमारा तो सारा का सारा डाटा जो है वो मिसयूज़ हो गया है। तो उसमें आसान हल ये है कि आप एक कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अगर आपने बनाए हुए हैं, तो जिस कंपनी का जो डाटा आप समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, सिर्फ वही डाटा उनको अवेलेबल करें। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट। जब आप करते क्या है कि आपने एक लैपटॉप या 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, उस सब कंप्यूटर्स में आपने सारा डाटा ईजिली रखा हुआ है, कोई भी आए, कोई भी आके कस्टमर से रब्ता कर ले, तो फिर जब आपके पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, फिर आपका डाटा आसानी से मिसयूज़ हो जाता है। कंपनीज़ को लीगल एडवाइजर्स की हायरिंग की तरफ जाना चाहिए। कंपनीज़ को ऐसे एम्प्लॉयज़ जो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं, उस हवाले से मैं बताता चलूँ, दिस इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय एन एम्प्लॉय। तो इसमें जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस मौजूद हैं, इसमें साइबर क्राइम में भी प्रोविजंस मौजूद हैं, जो साइबर लॉज हैं। साइबर लॉज के अंदर अगर हम सेक्शन 13 या सेक्शन 14 को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को देखते हैं, तो वो भी यही है कि अगर आप रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का मिसयूज़ कर लें, तो जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो अपना सर्वाइवल चाहती हैं इन द लॉन्ग रन, या वो ये चाहते हैं कि उनके बिजनेसेस के अंदर ऐसे जो मराइल हैं वो ना आए जिनमें उनको मुश्किलात देखनी पड़ी, तो मैं आज ही उनको कहूँगा कि आप प्रॉपर एक लीगल डिपार्टमेंट अपने बनाएं अपने ऑफिस के अंदर, और अपने एम्प्लॉयज़ की जिनको हायरिंग करिए, सिर्फ उनके ऊपर आप CCTV ना लगाएं कि ये देखने के लिए कि वो टाइम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ पे आप प्रॉपर एक वर्किंग एटमॉस्फेयर बनाएं जहाँ पे आप उनको बताएं कि ये डाटा कितना अहमियत का है, और अगर आपने मिसयूज़ किया तो हमारे पास, और ये इस एग्रीमेंट के जहाँ पे ये हो सकता है। बिकॉज आई थिंक जब आप बाउंड्री सेट कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, जब हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, बिग बिजनेसेस की बात करते हैं, तो उनके पास तो ऑब्वियसली इतने प्रिविलेजेस होते हैं कि वो एक लीगल टीम और एक लीगल डिपार्टमेंट तक हायर कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका बिजनेस सिर्फ अभी ऑनलाइन बेस्ड है और सबसे ज़्यादा वही फ्रॉड्स और इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि लीगल एडवाइज़र से वो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं इन देयर बजट? देखिए, उसके लिए आसान हल ये है कि वो
रादर देन जैसे बड़ी कंपनीज तो अपने साथ आमतौर पे लॉयर्स को रिटेनरशिप एग्रीमेंट्स के साथ भी अपने साथ उनकी सर्विसेज को ले लेते हैं। उनके लिए ये राय है कि एक्चुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है एक लॉयर और उसकी क्लाइंट के दरमियान, वो एक ट्रस्ट होता है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है। ऑब्वियसली आप स्ट्रेट अवे पहले दिन जाके किसी भी शख्स से अपना ऐसा काम डिस्कस नहीं कर सकते जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट ही ना हो, या अपना केस डिस्कस नहीं कर सकते। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको ज़रूरत हो सकता है आज पड़ जाए, 1 साल बाद हो जाए, लेकिन जिस भी शख्स के पास वो जाएं उसके पास वो रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए। क्या रेलिवेंट नॉलेज उसके पास मौजूद है? अगर लेट्स सपोज मैं एक टैक्सेशन की बात करता हूँ तो आपके पास वो लॉयर होना चाहिए जिसको एक्चुअली जो प्रैक्टिस करता है उस फील्ड के अंदर। अगर आपका कोई और इशू है रिलेटेड टू लाइक टैक्सेशन इशू है, लाइक ट्रेडमार्क का इशू है, सो उस रेलिवेंट फील्ड के लॉयर से डिस्कस करें। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लॉयर्स होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। एज एन लीगल एडवाइजर फील्ड में भी आगे इसकी सब जी कॉन्टिन्यूएशन। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जब हम बात करते हैं, आपने जैसे ट्रेडमार्क की बात की, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जिनके अपने जो लोगोज हैं वो स्लाइड या माइल्ड चेंज के साथ कोई और कॉपी कर लेता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जिस ब्रांड ने डेफिनेटली एक पूरी मेहनत की होती है, टीम का वर्क होता है, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट गोज ऑन वेस्टेड, इस वजह से कि आप कॉपी का जो एक ट्रेंड है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो इन ब्रांड्स को ये चाहिए, आजकल लोग सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया। अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उनको मेंशन करें। उसके अलावा होता ही है कि इन साइट्स के साथ जो फ्रॉड हो रहा होता है वो थ्रू सोशल मीडिया हो रहा होता है। इन ब्रांड्स के साथ होता ही है कि एक 50,000 का कपड़ा है, लेट्स सपोज एक कोई भी 60 या 70,000 की कोई महंगी चीज़ है, उसको लगा दिया जाता है कम कीमत के ऊपर, 5,000 पे लगा दिया जाता है 10। अब वो जो ब्रांड एक्चुअली वो कपड़ा बेच रहा है उसने कीमत वहाँ पे 50,000 लगाई है, लेकिन जो उसका रेप्लिका बेचा जा रहा है और वो भी एक फेक फेसबुक पेज के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग रिव्यूज़ को नहीं पढ़ते। उसी पेज के ऊपर रिव्यूज़ आ रहे होते हैं कि यहाँ से कोई बंदा खरीदारी ना करे, ये लोगों से फ्रॉड करे। और एक चीज़ हमें खुद से भी पूछनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रॉड होता ही तब है जब हम लालच में जाते हैं। अब एक गाड़ी का स्पेयर पार्ट अगर बेचा जा रहा है वो मार्केट में ही 5 लाख का है, तो कोई शख्स आपको वो 25,000 का कैसे दे देगा? और अगर वो दे रहा है तो उसमें कुछ तो गलत वो होगा। गलत है। फिर दूसरे नंबर पे ऐसे पेजेस के थ्रू किया ये जाता है कि जब आप ऑर्डर बुक कर देते हैं तो जो ऑर्डर आपके पास आता है वो राइडर जो आपको ऑर्डर देता है वो आपको ओपन नहीं करने देता। वो आपसे पैसे या तो ले लेते हैं या ऑनलाइन आपसे ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हुई होती है। अगर नहीं हुई होती तो आप घर आपके जब आ जाएगा तो आपको वो पैसे आपसे ले लेंगे, लेकिन आपको जो चीज़ देंगे वो चीज़ कभी भी प्रॉपर नहीं होगी, डिफेक्टेड होगी। तो इस तरह के केसेस के अंदर सबसे पहले जो परचेज़ करना है वो ओरिजिनल साइट से करें। और ओरिजिनल साइट से अगर आप परचेज़ नहीं कर रहे तो अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे पेज नज़र आ रहा है तो सबसे पहले उसके रिव्यूज़ को चेक करें। अगर रिव्यूज़ नहीं अच्छे आ रहे तो इसका मतलब है कि ये पेज जो है ये फेक पेज बनाया गया है। और मतलब इट्स जी, नॉट बिल्कुल। ट्रू पेज। ब्रांड्स को आमतौर पे पता नहीं चल पाता उनके एट ए टाइम कितने पेजेस चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन में एक बनता है, दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा बनता है। और इसी तरह पॉपुलर लोगों के साथ भी ये होता है, उनके भी पेजेस एक दिन में एक तैयार होता है, अगले दिन दूसरा तैयार हो जाता है। बेसिकली लोग करना क्या चाहते हैं, वो लोगों को ट्रैप करते हैं, फ्रॉड में उनके साथ कमिट करना चाहते हैं। तो मैं ब्रांड्स को ये मशवरा दूंगा कि एक तो आप अपने पेजेस के जो हैंडल्स हैं उनको मेंशन करें, सोशल मीडिया अकाउंट्स को। और मैं लोगों को भी मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले रिव्यूज़ को पढ़ें और उसके अलावा ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं। जब भी आप ओरिजिनल वेबसाइट को सर्च करेंगे ओरिजिनल वेबसाइट का पता चल जाता है। और तीसरे नंबर में ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल इस शॉपिंग पे जाने से पहले ना कोशिश करें कि आप एक फैमिली के साथ जाके खुद, अच्छा, आप वो मतलब कह रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं लें, मैं आप जाकर ले लें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ले ज़रूर, लेकिन व्हाई नॉट टू गो विद द फैमिली एंड टू हैव सम। लेकिन अभी देखिए ना, हम साइबर लॉ एक्सपर्ट से हम पूछना ही ये चाह रहे हैं कि हम शॉपिंग भी ऑनलाइन ही करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अब बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं, ये तो आपने बात की जब कस्टमर्स के साथ इस तरह से हो जाता है, बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो सू भी करते हैं सर्टेन ब्रांड्स को। बाद में पता चलता है कि किसी और फेक ब्रांड ने उन्हें भेजा था, द सर्टेन ब्रांड, द एक्चुअल ब्रांड haven't even delivered। तो ये सारे मामले तो हम देखते हैं, लेकिन बिजनेसेस के साथ भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। बहुत सारे केसेस आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें लाखों का सामान मंगवा लेते हैं कुछ लोग, आपके पास वो आ जाता है घर पर आपका पार्सल, और उसके बाद आप कह देते हैं जी कि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी है, लेकिन उसके बाद वो नहीं हुई होती है। एंड उसके बाद पता चलता है कि वो घर भी उनका नहीं है, वो जगह भी उनकी नहीं है, या वो किसी सर्टेन वर्क प्लेस पे मंगवा लेते हैं, किसी बैंक के पास मंगवा लेते हैं, एंड ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे केसेस होते हैं। यानी ऑनलाइन
जो फेक ऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी स्मॉल बिजनेसेस को बहुत फ़र्क पड़ता है? मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा. वन ऑफ माई क्लाइंट रिसीव एन ईमेल फ्रॉम हिज कस्टमर हु वाज सिटिंग इन जापान. उसने कहा कि आपको मैंने आज जो पेमेंट करनी थी वो मैं आज आपको इस अकाउंट में नहीं करूँगा, मैं आपको इस अकाउंट में करूँगा. जो ईमेल एड्रेस जिससे ईमेल की गई उसमें सिर्फ एक एडिशन थी, दैट वाज डॉट और वन. सो द सेम ईमेल बट विद एन एडिशन ऑफ डॉट या वन. ईमेल एड्रेस पे सिर्फ डॉट या वन एक आया. नई एडिशन की. उसको ये लगा कि एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने ईमेल किया, उसने रैंडमली जिसना वो डेली उसको पेमेंट करता था उन्होंने कुछ आई थिंक उस वक्त, ये काफ़ी पुरानी बात है, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. लेटर ऑन उनको उनका वो जब अपने क्लाइंट को कंफर्मेशन कॉल करते हैं जो कि उनको पहले करनी चाहिए थी, तो उसने बताया कि मैंने तो आपको ऐसा कोई अकाउंट, वी हैव द सेम अकाउंट. सो ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ऐसी बहुत सारी ईमेल्स, कॉल्स, आपको हम फलां इदारे की तरफ से बुला रहे हैं, आप फौरी तौर पे पेश हों, हम SHO बात कर रहे हैं इस पुलिस स्टेशन से. इसी तरीके से बाज़ औक़ात उनको बहुत सारे ऐसे नोटिसेस आ जाते हैं. तो यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है. कहीं पे तो बिल्कुल ठीक होते हैं ऐसे केसेस जो कि जेन्युइन केसेस होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसको चूँकि एक बंदा है वो उसका कभी इस तरीके से लीगल चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. लीगल एडवाइज़र्स या लॉ की फील्ड से लोगों का आपके साथ वाबस्ता होना या उस कंपनी के साथ काम करना ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम, यू विल सी कि यू विल हैव अ वेरी गुड, आई वुड से कि आउटकम, एक अच्छी आउटकम आएगी. और उसमें आपको लोग जो हैं, जो लोग आपको असिस्ट करेंगे या जो लोग आपके साथ चलेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रस्ट रिलेशनशिप आगे चलता है. ऑब्वियसली एक और- डॉक्टर और लॉयर, आई थिंक दीज आर द पीपल जिनके सामने आपको अपने सारे मसाइल खुल कर रखने पड़ते हैं, उसके बगैर मसला हल नहीं हो सकता. लेकिन जैन, जब हम फ्रॉड्स की बात करते हैं और अक्सर जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट किसी ने किया होता है, अक्सर फैमिलीज़ में भी इस तरह से होता है, अपने बच्चे को कोई नया बिजनेस स्टार्ट करवा कर देते हैं बहुत अच्छी अमाउंट के साथ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो टैक्सेशन है या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जो लीगल चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको आइडिया नहीं होता. कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन, टैक्सेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जो ट्रेडमार्क साइंस हैं, इन सब के लिए नए बिजनेसमैन को, नए बिजनेस पर्सन को, एंटरप्रेन्योर को क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है? देखिए, नए बिजनेसमैन को सबसे पहले तो उस रेलिवेंट फील्ड को जानना ज़रूरी है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने लगा. बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं कि उन्होंने जो बिज़नेस के लिए जो मेन एरियाज होते हैं, लाइक लोकेशन होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया होता. इसी तरीके से प्राइसिंग बाज़ औक़ात उनकी कंपेटिटर से हाई हो जाती है, दैट ऑल्सो बिकम द रीज़न ऑफ देयर फेलियर. इसी तरीके से ना सिर्फ प्लेस, प्राइसिंग, उसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं. लेट्स सपोज अगर आपने किसी भी प्रॉपर एरिया में वर्किंग ही नहीं की कि क्या आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे सप्लाई मौजूद है, आपने डायरेक्टली उस एरिया को टारगेट कर लिया जहाँ पे आपकी सप्लाई नहीं थी. लाइक वहाँ पे लोग जो हैं वो जो है वो रात के टाइम बाहर का खाना नहीं खाते, और अगर आप वहाँ पे फास्ट फूड चेन खोल रहे हैं या लोगों का एक्सेस उस इलाके से बहुत दूर है, तो ये बाज़ औक़ात ये रिसर्चेज़ होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपने किस एरिया में जाके कौन सा बिज़नेस करना है और जहाँ पे डिमांड उस बिज़नेस की मौजूद है. तो नए लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मशवरा ये है कि जहाँ भी काम शुरू करें, सबसे पहले उस काम का थोड़ा सा तजर्बा ज़रूर लें कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर बिज़नेस, और उसमें क्या आपको केयरफुल प्रिकॉशंस लेनी है. नंबर 2, जब आप एरिया सेलेक्ट कर लें, जगह सेलेक्ट कर लें, देन अगर इफ़ यू आर हायरिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर अ रेंट, उसका रेंटल एग्रीमेंट ज़रूरी है. अगर आपने रेंटल जगह ले ली है, उसके बाद ये इंश्योर करें कि आप जिस जगह के लिए आपने रेंट किया है वही काम आप वहाँ पे करें. उसके अलावा ये इंश्योर करें कि जो आपने अपने पास एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, दे शुड बी हायर प्रॉपरली. आपका एक HR डिपार्टमेंट हो, इवन दो अगर आप एक छोटे लेवल पे भी बिजनेस कर रहे हैं, 5-10 एम्प्लॉयज़ भी हैं, 5-10 एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो आप कोशिश करें प्रॉपर हायरिंग का चैनल रखें. या आप खुद सेलेक्ट कर रहे हैं तब भी आप प्रॉपर तरीके से हायर करें. CVs उनकी आपके पास हों, उनके ड्रेसेस आपके पास हों, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करें, उनका रोल बताएं उनको क्या है, कि आपने इस कंपनी में करना क्या. बाज़ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप कंपनी में बस आज से हायर हैं. अच्छा, वो जब उनको कहते हैं कि जी अच्छा अब आपने कल से ये फ़ाइल जो है ना तैयार करनी, तो वो कहते हैं सर हमें तो कभी इस्तेमाल करना नहीं आया, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है. तो ये प्रॉब्लम है, आपने एट द टाइम ऑफ हायरिंग ही नहीं पूछा एक शख्स से.
तो उसके अलावा जो सबसे अहम बात है लॉज के हवाले से, अगर आप स्मॉल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, डू टेक द एक्सपर्टीज़ ऑफ एनी लॉयर कि क्या जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है, क्या ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्या ये नाम मैं इसको रजिस्टर करवा सकता हूँ, क्या ये किसी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर तो नहीं है। ये वो चीज़ है। फिर आप टैक्स फाइलर बने। आपका अगर सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं वो उस कंट्री के लॉज के मुताबिक जो है वो एक बिज़नेस जो है वो लीगल होना चाहिए। और सबसे मैं एक और चीज़ बड़ी अहम बताना चाहूँगा, देखें बिजनेसेस हों, काम हों, ये सब डिपेंडेंट हैं एट द एंड ऑफ द डे हमारी हार्ड वर्क के ऊपर। अगर आप बिज़नेस खुद शुरू आपने किया हुआ है लेकिन आप आते ही 2 बजे हैं, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि आज रेवेन्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि आप 2 बजे आए हैं। जब आप सुबह जल्दी आएंगे, जब आप खुद शाम को वो बिज़नेस क्लोज करके जाएंगे, तो आपको ये पता होगा कि आपके बिज़नेस एरिया में कौन कौन से लोग एंटर होते हैं, कौन लोग जाते हैं। चाहे आप कपड़ा बेच रहे हैं, चाहे आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी जो पहली चीज़ जो देखी जाती है ना किसी भी जगह पे, एक तो ये देखा जाता है हाउ पंक्चुअल यू आर, एंड द सेकंड थिंग इज़ दिस कि आप जो है वो कि कितना टाइम देते हैं। और आजकल प्रॉब्लम ये आता है, हम जो भी काम शुरू करते हैं ना, सबसे पहले हमारा जो आज का यंगस्टर है वो कहता है कि इसमें पैसे कितने हैं, इसमें हम रेवेन्यू कितना कितनी कमाएंगे। जल्दी पैसे आ सकते हैं। एक्चुअली ये वो चीज़ है जिसने ना हमें कंटिन्यू नहीं करने दिया। मैं आज भी आपको वो लोग बता सकता हूँ जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिन्होंने अपनी जर्नी कॉल सेंटर से स्टार्ट की, आज वो उन कंपनीज के कहीं ना कहीं हेड लेवल पे बैठे हुए हैं। शख्स है वो कहता नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये छोटी जॉब है, लेकिन एक्चुअली वो एक्सपीरियंस है। अगर बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं जब शुरू में प्रोफेशन में आया था तो इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी फॉर मी, बट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलता है। अभी भी मैं यंग लॉयर्स को ये कहता हूँ अक्सर कि यार आप हार्ड वर्क करें, आप इट इज इम्पोर्टेंट। आप न्यू फील्ड्स को एक्सप्लोर करें। इन्वायरमेंटल लॉ न्यू फील्ड है, साइबर क्राइम न्यू फील्ड है, टैक्सेशन को देखें, ये एक न्यू फील्ड्स है। ये न्यू फील्ड्स हैं और वो फील्ड्स हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं अगर हमारे पास अपने ही बहुत सारे एक्सपर्ट हो इन फील्ड्स में। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं ज़ैन के एक सर्टन ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी का, अब ऑब्वियसली वो किसी शेल्फ पे भी मौजूद है, किसी फार्मेसी पे भी मौजूद है, किसी स्टोर पर भी मौजूद है, उसकी कॉपी करना बहुत आसान है और वही किसी एक डॉट या फुल स्टॉप या कोमा कोई ऐसा साइन लगाकर आप सेम कॉपी में सेम प्रोडक्ट बना देते हैं, जिससे ब्रांड को बहुत नुकसान होता है। देयर मस्ट बी सम लॉज जो कि ये थोड़े बहुत जो रद्दोबदल करके हम कॉपी कर लेते हैं, उस पर भी कोई ऐसा लॉ है कि हम किसी को क्लेम कर सकें कि आप इस तरह से नहीं कर सकते? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल लॉज हैं। मैं बल्कि आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि व्हेन आई डिड माय बीबी ऑनर्स, I got an opportunity to work in one of the biggest multinational company of the Pakistan as an intern, because it was essential for my degree to do that internship. So while I was doing that internship, that particular company was also a part of one of the I would say there was an anti counterfeit infringement forum. It was a forum where different companies were working together to eradicate counterfeit and प्रोडक्ट्स एंड ये जो भी हम सारी बात कर रहे थे कि वहाँ पे ये जो वायलेशंस होती हैं कि कॉपीज़ तैयार कर ली जाती हैं। सो इन दैट 3 particular months आई लर्नड अ लॉट, जहाँ पे मैंने देखा कि एक ब्रांड अगर एक प्रोडक्ट बनाता है तो अगर उसी का सेम प्रोडक्ट अगर कोई इसका लेट्स सपोज सोप तैयार कर लेता है, कोई अगर एक कोल्ड ड्रिंक बना रहा है उसकी कोल्ड ड्रिंक सेम तैयार हो जाती है, हाउ डज़ इट इम्पैक्ट the overall profit of the company and overall scenario. Like अगर आपने एक चीज़ परचेज किया मार्केट से, वो काउंटरफीट है, ओरिजिनल नहीं है, आपने लगाया, उसके आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ गए तो आप ब्लेम करेंगे ओरिजिनल ब्रांड को, बट द ओरिजिनल ब्रांड हैज़ नॉट मैन्युफैक्चर इट, उसने बनाया नहीं है। क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, तो जो लोकल लेवल पे बहुत सारी ऐसी जगहों पे होते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे घरों के अंदर वो ऐसी चीज़ों को तैयार करके उनके लेबल्स लगा के बेच रहे होते हैं। अब होता क्या है कि अगर मार्केट में लेट्स सपोज एक अच्छा सोप है या एक हम लेट्स सपोज हम कोई भी एक ब्रांड को डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऑयल है, अगर उसकी कीमत मार्केट में ओरिजिनली 2000 और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आमतौर पे ऐसे ही प्रोडक्ट को काउंटरफीट किया जाता है, उसके नाम को लगा दिया जाता है, उसके अंदर उस जैसा डब्बा तैयार कर दिया जाता है। अच्छा, अंदर जो आइटम होती है दैट इज़ टोटली फेक, लेकिन अब वो किया क्या जाता है, वो बेचा जाता है आम मार्केट के अंदर 1000 रुपये का,
वो जो आम बंदा खरीदता है 1000 का, वो बेचता है उसको उसी प्राइस पे 2000 पे, क्योंकि उसके डब्बे के ऊपर लिखी 2000 होती अच्छा, यानी ये सब भी होता है। है। यस, बिल्कुल होता है। ये इस तरीके से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाए जाते हैं, और ओरिजिनल ब्रांड जो होता है वो बड़ा, देखिए तो हम इस पे कर क्या सकते हैं? देखिए प्रोटेक्टिंग द ब्रांड नेम ना एक सबसे बड़ी एक कंपनीज को, लाइक मैंने आपको जो एक एंटी काउंटरफीट इन्फ्रिंजमेंट फोरम का जो मैंने आपको तजर्बा बताया, जो मैंने कुछ अरसा काम किया, तो उस फोरम पे मैंने ये देखा कि कुछ कंपनीज ने मिलके इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की थी। ऐसे फोरम्स मैं समझता हूँ मज़ीद बनने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी को आपस में काम करना चाहिए, मिल के बिजनेस कम्युनिटी को इसका हल ढूंढना चाहिए। देखिए ये एक ऐसा काम है जो चलता आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ट्रेडमार्क वायलेशन भी हो रही है, कॉपीराइट वायलेशन भी हो रही है, और अब तो बहुत खुलकर हो। जी बिल्कुल ऐसा है। अब कोई शख्स अगर एक बुक लिखता है तो शाम को उसको पता लगता है किसी और पब्लिशर के थ्रू वो बुक जो है वो पब्लिश कर दी गई है। सो ये काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर काम ये है कि बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी हो, इसमें बेहतरीन लॉस की तरफ जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा चैप्टर देखना चाहिए हमें, जिसके ऊपर अवेयरनेस का जो चैप्टर है, कि हम सोसाइटी को थोड़ी सी अवेयरनेस दें। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पे काउंटरफीट जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फेक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जब हमारे पास आती हैं हम भी बाज़ का डिटेक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये, क्योंकि हमें स्टोर्स पर हम ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ से तो हमें प्रोडक्ट असली ही मिलेगा, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं, अभी तो इसराइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में नहीं यूज़ कर रहे हैं। लोग बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि अवॉइड कर रहे हैं कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, लेकिन उससे पहले इसी तरह से होता था कि कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट आया है, अगर आप बाहर से लाएंगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और आप अपनी किसी हाई सुपर डुपर मार्केट से भी लेंगे तो वो फेक होगा। देखिए जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हमें लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। और क्योंकि देखिए जब हमारी लोकल इंडस्ट्री मजबूत होगी, उसका फ़ायदा लोकली लोगों को होगा, और पाकिस्तान को होगा, जी पाकिस्तान को होगा, इकोनॉमी को होगा, इकोनॉमी को होगा। और स्पेशली जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, चाहे वो कोई खाने का बिजनेस है, चाहे वो कोई चीज़ डेयरी प्रोडक्ट की तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अल्टीमेटली जो आपकी इंडस्ट्री है वो बढ़ती है, उसमें लोग मज़ीद ऐड होते हैं। एक जगह से आप ख़रीद रहे हैं, एक जगह पे आप कोई और प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, उसको मिलके आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो डिफरेंट लोग जो हैं वो उसको जो है। लेकिन मैं आपको एक अल्टीमेटली बात बताऊँ, ये जो सारे काम है ना बिज़नेस बेसिकली जो मुझे थोड़ा सा समझ आया, ऑल्दो कि मैं थोड़ा सा बिज़नेस का स्टूडेंट भी हूँ, मैंने MBA ऑनर्स जब किया तो आई वाज वेरी कीन टुवर्ड्स कि मुझे इस बारे में पता चले बिज़नेस। मैंने जितने भी उसमें मॉडल्स पढ़े बिज़नेस के, देखिए बिज़नेस के जो अंदर मुझे समझ आया कि बिज़नेस में ना आपकी सबसे पहले ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्ड वर्क, आपके साथ कुछ ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए जो लॉयल कस्टमर्स हों, वो आप पे ट्रस्ट करते हों कि यार मैं इस शख्स के पास जाऊंगा ना। लाइक जब बीइंग ए लॉयर भी मैं अगर देखूं, जब हम सर्विसेज का काम करते हैं तो हम किसी के साथ जब हमारा बहुत लॉन्ग टर्म काम चलता है या उसको कोई रिलीफ मिलता है, तो वो बाज़ औक़ात दे बिकम इमोशनल, दे बिकम सो मच अटैच विद अस कि वो बाज़ औक़ात हमें बुज़ुर्ग होते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अच्छा यार मैंने एक काम किया, 5 साल 6 साल मैं इनके साथ इस केस को लेके चलता रहा, आज उसका रिज़ल्ट आया है। सो वो जो हमें फीलिंग्स तब आती थी ना जब हमारा अपना रिज़ल्ट आता था, तो वो हमें इस प्रोफेशन में डेली आती है। जो लॉ प्रोफेशन है वहाँ पे हमें डेली लग रहा होता है हमारा डेली रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि अभी आप यहाँ से बाहर जाएंगे आपको पता चलेगा एक अपील डिसाइड हो गई है, रिवीजन डिसाइड हो गई है, आपको पता चलेगा जी आज बेल का ऑर्डर आ गया है। तो आपको ये डिफरेंट जो फेजेस से गुजरना पड़ता है ऑब्वियसली लाइफ में। अच्छा सैन, जब हम किसी भी बिज़नेस की बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर बिज़नेस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली लॉ की बात करते हैं, कोर्ट्स की बात करते हैं, आपने खुद अभी जिक्र किया है कि 5-7 साल आपको अगर किसी के साथ किसी का कोई केस लड़ते हैं, जब भी कोई बिजनेस पर्सन कोई केस करता है किसी भी वजह से, चाहे उसका टैक्स ज़्यादा आया था, उसको मजबूरन उस टाइम पे करना पड़ा है, बट नाउ ही वांट्स दैट बैक जो उसको नहीं पे करना था, या जो भी मतलब अक्सर आपके साथ एक एक्स्ट्रा टैक्स लग कर आ जाता है, आप पे कर देते हैं क्योंकि आपको जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं आप केस करें, आपको कोर्ट के ज़रिए वापस मिल जाएंगे। अब वो मिलियंस बिलियंस में भी अमाउंट होती है, और ये एक छोटा सा केस है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जिसमें बिजनेस पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सुनवाई पे सुनवाई पर जाएं और क्लेम पे क्लेम एक दिन के बाद एक दिन तारीख देते जा रहे हैं। क्या ऐसे लॉज होने चाहिए पाकिस्तान में कि जिससे बिजनेस पर्सन भी रिलीव्ड हो, ताकि वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन कोर्ट के चक्कर लगाने पे? देखिए एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली जो सिविल लिटिगेशन है, देयर शुड बी मोर
आई वुड से कि इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए लॉ मेकर्स का टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल जो मामलात हैं उनका अल्टीमेट हल जो है वो आर्बिट्रेशन है। आप दो पार्टीज़ को आज वो अपनी लिटिगेशन सिविल कोर्ट से स्टार्ट करेंगी, वो अगले 50 साल अपनी लिटिगेशन को लड़ती रहेंगी और उनके दरमियान में फ़ैसला नहीं हो पाएगा। सो द फ्यूचर इज़ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस टाइम सिटिंग जज ऑफ ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इन हिज टेन्योर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और एट दैट टाइम आर्बिट्रेशन जो थी उसके ऊपर बहुत सीरियसली वर्कआउट किया गया था। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा इस बारे में इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ बिकॉज एट दैट टाइम माई फादर वाज सेशन जज लाहौर व्हेन ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब वाज सर्विंग एज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। सो बहुत सारे जो आइडियाज़ थे जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ थे जुडिशरी के हवाले से, जुडिशरी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो जुडिशल सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं कि जुडिशल सिस्टम से बेहतर रिजल्ट्स आएँ, तो वो बेसिकली ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो दौर में वो चेंजेस को हमने प्रैक्टिकली बीइंग ए लॉयर भी देखा था। मैं बहुत सारी कोर्ट्स में जब हम देखते थे कि सिविल कोर्ट्स का तो हल ही नहीं निकलता, इसका अल्टीमेटली हल क्या होगा। सो आई वुड से कि एट दैट टाइम ये जो पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन था ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में डिस्कस हुआ था, ताकि ये बहुत पहले डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करने के लिए आपको लीगल सिस्टम में इस विजडम के जो जैसे मैंने आपको बताया ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास लोग चाहिए जो आपके आइडियाज़ को वेलकम करें ना, और वो फ्यूचर को भी फोर्सी कर रहे हो कि फ्यूचर। और मैं भी समझता हूँ कि जो सिविल लिटिगेशन है इसका जो वाहिद हल है दैट इज़ आर्बिट्रेशन। इवन नॉट इवन द सिविल लिटिगेशन, कोई भी ऐसी लिटिगेशन जैसे अभी आपने बात किया कि कहीं पे कोई शख्स है वो उसका कोई और मैटर भी है रिलेटेड टू एनी अदर बिजनेस, कोई भी उसकी क्यूरी हो सकती है, इवन देन द इशू इसका सोल्यूशन जो है इशू का वो लाइक करता है कि हम अपने मुल्क के अंदर आर्बिट्रेशन को मजीद स्ट्रेंथन करें। और इस हवाले से मैं समझता हूँ अगर हम काम कर लेते हैं, जो लोगों के मसाइल 20 साल बाद हल होंगे, देखें जब आप 20 साल कोई केस चलेगा तो क्या होगा, उसमें उसका एक्सपेंस, टाइम, मनी, उसकी एक जो जनरेशन है वो केस करती है और चौथी जनरेशन उसका आके सोल्यूशन देखती है। सो मैं ये समझता हूँ ये जो इनिशिएटिव था ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, दैट वाज वन ऑफ द वंडरफुल इनिशिएटिव, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। और वो एक फ्यूचर अगर आप उसको प्रोस्पेक्टिव में देखें तो आई वुड से कि उसके अंदर ये सबसे बेस्ट था कि इस तरीके से लिटिगेशन को आप कम करें, उसको लोगों के दरमियान पार्टीज़ को आपस में एक टेबल पे ला के उनके दरमियान डायलॉग, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं इवन आपको ये भी बताता चलूँ, हमने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में भी इवन देखा जहाँ पे लोगों को आमतौर पे कुछ ऐसी लिटिगेशन होती थी जो स्टार्ट होती थी सिविल कोर्ट से, बट इवेंचुअली वो क्रिमिनल लिटिगेशन में कन्वर्ट हो जाती, तो अल्टीमेटली दे गो फॉर सेटलमेंट्स। सो फॉर हैविंग अ सेटलमेंट आई वुड से कि देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट और अ स्ट्रॉन्ग फील्ड रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, और उसके ऊपर हम लॉयर्स को भी ट्रेनिंग चाहिए। हम लॉयर्स को तो बहुत काम उस पर चाहिए, हमें उसके ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनली तो इस सिस्टम पर लोग रिलाई कर रहे हैं, तभी उनकी केस की सुनवाई या एवरीथिंग केस गेट रिजॉल्व इन अ मोमेंट ही कहूँगी। अगर हम सालों को दिनों में कन्वर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली इन अ मोमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी मैंने आपसे जो सारी डिस्कशन की रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें लॉयर्स को भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है। देखिए फ़ायदा लॉयर्स को इसलिए होता है कि उनके क्लाइंट को फ़ायदा हो रहा है। अगर आपका क्लाइंट 20 साल का जो उसको 20 साल बाद जो एक मिलना था रिलीफ, उसको अगर वो 6 मंथ्स में रिलीफ ऑन द टेबल बैठ के डिस्कशन के साथ मिल रहा है, नॉर्मली लड़ाई नहीं होती कोई दो लोगों की। मैं आपको ये भी चले मैं बताता हूँ, ये बेसिकली एक ईगो होती है या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वो पार्टीज आपस में बात नहीं करना चाह रही होती, और वो लॉयर्स जो होते हैं चूंकि आपस में केसेस शुरू कर देते हैं, तो वो पार्टीज की आपस में जब डिस्कशन खत्म होती है, जब भी डिस्कशन खत्म होगी तो क्या होगा, फिर वो ट्रस्ट का एक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। और ट्रस्ट तब तक कायम रहता है जब पार्टीज आपस में डायलॉग करती रहें। तो मेरा ख्याल है कि
पार्टीज का टेबल पे बैठना जरूरी है अल्टीमेटली। एक्सेप्ट फॉर द क्रिमिनल केसेस। यस, लाइक आई एम नॉट लाइक हीनियस केसेस में तो नहीं हम ये कह रहे, हम तो सिविल केसेस की अगर कोई बिजनेसमैन का कोई इशू आ रहा है, किसी को टैक्स ज्यादा आ गया, बिल ज्यादा आ गया। अच्छा जैन, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बिकॉज अभी बहुत ज्यादा टैक्सेस में चेंजेस आ गए हैं अबाउट आफ्टर दिस बजट, और बहुत सारे जो कह लें कि बिजली के बिल हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं, और इंडस्ट्रीज़ को तो वैसे भी आपको पता है कमर्शियल बिल्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हेफ्टी अमाउंट्स होती हैं, और उसके ऊपर टैक्स पर टैक्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन साइड एंड साइड। अब बहुत सारे बिजनेसमैन, इतना उनके पास वक्त नहीं होता कि वो, अगर उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं या उनके कोई ऐसे जगह हैं जहाँ पर उनके काम हो रहे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके बिल नहीं वो फॉलोअप देख पाते हैं। बहुत सारे लोगों के बिल चेंज भी हो जाते हैं, अक्सर बिजली भी चोरी होती है। द लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल। इन सब चीज़ों को किस तरह से टैकल कर सकते हैं जो आपका बिलिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, चाहे वो फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पे आ रहा है या किसी भी तरह से आ रहा है। हाउ वुड यू टेल द बिजनेस पर्सन कि वो किस तरह से अपने इंडस्ट्रीज़ की जो कमर्शियल बिल्स होते हैं उनको किस तरह से लुकआउट कर सकते देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो ऑब्वियसली इसका एक ही हल है, टुवर्ड्स अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ तो जाना ही है। लेकिन विद रिगार्ड टू दी, इफ़ यू आर बीइंग टैक्स्ड एंड दैट पर्टिकुलर टैक्स इज़ लाइक आपके ऊपर वो टैक्स नहीं आता था, तो लाइक बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्स की, जहाँ आपने बात की, हमें बहुत सारी दफ़ा ऐसा कस्टमर्स और क्लाइंट्स से पता चलता है कि जी हमें ये जो चार्ज किया गया है पर यूनिट, या ये जो हमारे यूनिट्स दिखाए जा रहे हैं, एक्चुअली वो बिल बनता नहीं। तो नॉर्मली ऐसे बिल्स का तो इशू आपको लोकल, आप किसी भी वापडा के लेस्को के ऑफिस में जाएंगे तो नहीं हल होता फिर। अच्छा, उसमें क्योंकि जब हम कमर्शियल और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक केस के थ्रू ही, लीगली आपको कोर्ट के थ्रू ही हर चीज़। उसमें वापडा की कोर्ट्स भी हैं, अदालतें बनाई गई हैं लाहौर में, आप वहाँ पे भी उनको चैलेंज कर सकते हैं। आप वहाँ जा सकते हैं कि उनको अदालत के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली द एक्चुअल रीडिंग ऑन द मीटर विल वैलिडेट कि एक्चुअली व्हाट यूनिट्स यू हैव कंज्यूम, और उनका डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन, वो आपके जो यूनिट्स कंज्यूम होंगे वही उसके ऊपर रेट, अब कमर्शियल रेट चूँकि आई थिंक डिफरेंट है, और जो घर का जो एक रेट है वो डिफरेंट है। तो उसमें आपको सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि एक तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। अगेन एंड अगेन अगर आप लोग को टैक्सेशन मिसाइल का सामना है, देखें जो लोग टैक्स का काम करते हैं, टैक्स रिलेटेड केसेस देखते हैं, नॉर्मली वो एक उनकी स्पेसिफिक फील्ड होती है। बहुत कम होता है कि वो उसके साथ कोई सिविल का भी केस देख रहे हो और क्रिमिनल केसेस भी देख रहे हो। देयर एक्सपर्टीज आर इन टैक्स। नॉर्मली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो लोग क्रिमिनल केसेस करते हैं तो वो सिविल केसेस में उनके अंदर उनकी उस तरीके से एक्सपर्टीज़ नहीं होती। द फर्स्ट थिंग इज़ टू हैव अ प्रॉपर टैक्स लॉयर जो आपकी टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल करें। और इस सब के लिए आपको एक लीगल एडवाइज़र होना है आपके पास लाजिम है, जो कि आपको टैक्स के लिए भी अलग कोई वो, जब ऐसा कोई केस हो तो वो रेलेवेंट पर्सन से ले, साइबर क्राइम का केस हो तो वो उससे के, यानी पूरा वो कह लें कि कंक्लूजन ये है कि आपके पास एक लीगल एडवाइज़र होना है, लीगल टीम आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो वाह क्या बात है। ये जो सारी मेरा ख्याल है द कॉन्वर्सेशन का वो कहते हैं ना कंक्लूजन यही है दैट एवरी पर्सन हु इज़ हैविंग अ बिजनेस और गोइंग टू हैव अ बिजनेस शुड हैव अ लीगल टीम असाइड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस भी आती है और आपने बहुत सारा कुछ इस शो में जाना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमारे शो पर आए। इट वॉज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेसिफिकली बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, whoever is watching our show, उनके लिए अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जी, मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ जो भी बिज़नेस आप करते हैं उसमें कोशिश करें कि जितना आप बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस को लीगली साउंड या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं उसको करें। उसमें आप उन लोगों को हायर करें जो आपके साथ कमिटेड हैं, जो आपके साथ लॉयल हैं, उन लोगों की सर्विसेज लें। और अगर आपको लगता है कि एक शख्स कॉम्पिटेंट नहीं है जो आपने रखा हुआ है, वो आपके काम को नहीं जान पा रहा, उसके साथ मज़ीद टाइम आगे लगा के उसका और अपना दोनों का टाइम ख़राब होने से बचाएं। कॉम्पिटेंट लोगों को अपने साथ ज्वाइन करें। कॉम्पिटेंट लोगों की ज्वाइनिंग के बाद बिज़नेस हमेशा बढ़ता है, उसमें आपको सक्सेसफुल आइडियाज़ मिलते हैं, सक्सेसफुल बिज़नेस रेवेन्यूज़ आपके पास क्रिएट होते हैं। और एट दी एंड मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि ऑनेस्टी, हार्डवर्क, ये कमिटमेंट टू द जॉब, यही वो टूल्स हैं, यही वो एक एलिमेंट्स हैं जिनको आप कंबाइन करेंगे तो आपकी सक्सेस जो है इंश्योर हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमारे शो पर आए हैं एंड इट वाज़ अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत कुछ जाना और सीखा है, बट हम इसी तरह से आपसे
गुफ्तगू करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। लेकिन आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले शो में कोई और अमेजिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होंगी जिनसे आप बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी क्या है, बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं और इनको हल किस तरह से किया जा सकता है। और इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम देखते रहने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप से आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर इज साइनिंग ऑफ टुडे। इंशाल्लाह वील सी यू अगेन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।